नेट पेपर वन सीरीज में आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखो, पहला तो ऑब्जेक्टिविटी यानी कि निष्पक्षतावाद, देन है रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, वैलिडिटी मीन्स की वैधता, एक्यूरेसी शुद्धता, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए जिसे हम साख भी बोलते हैं, जनरलाइजेबिलिटी यानी कि सामान्यीकरण, देन इंपीरिकल रिसर्च आनुभविक अनुसंधान, सिस्टमैटिक्स यानी कि वर्गीकरण, एंड कंट्रोल्ड फैक्टर्स इसमें आता है नियंत्रित कारक, साइक्लिकल होता है रिसर्च चक्रीय होता है, लॉजिकल मीन्स की तार्किक, एंड रेप्लिकेबल मीन्स की अनुकरणीय। तो ये है रिसर्च की विशेषताएं। इस तरीके से ये सब होना चाहिए रिसर्च में। हम रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में ये सारी क्वालिटीज प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये क्या क्या है? तो पहला क्या है हमारे इसमें? ऑब्जेक्टिविटी यानी कि निष्पक्षतावाद। अब इसका क्या मतलब है? निष्पक्षतावाद का मतलब है कि शोध बिना किसी पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरकता के होना चाहिए। पूर्वाग्रह यानी कि प्रिजुडिस। पूर्वाग्रह का मतलब यही है कि हमारा क्या ओपिनियन है। ओपिनियन मतलब कि हमारा क्या नजरिया है किसी भी चीज को लेके, हमारे क्या विचार हैं, उससे हम अपनी रिसर्च पे हम नहीं इम्पोज होने देंगे। अपना पर्सनल ओपिनियन को, हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं उसको हम दूर रखेंगे उससे। इसे ही हम कहते हैं निष्पक्षतावाद। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जगह है, ठीक है, वहां पे हमें ये लगता है कि वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वहां पे गर्ल्स का एजुकेशन नहीं हो रहा है, हमें ये हमारा हमने ओपिनियन बना लिया, पहले से ही अपने विचार बना लिए हमने। फिर हम वहां पे रिसर्च करने जा रहे हैं, तो हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है, हमने देखा कि लड़कियों का एजुकेशन कितना है, 60% लड़के एजुकेटेड है, ठीक है, और 80% वहां पे लड़के एजुकेटेड हैं। लेकिन हमने पहले से ही ये मान लिया कि यहाँ पे गर्ल चाइल्ड पे बिल्कुल भी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में यही लिखा कि वहाँ पे गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन कम है। लेकिन फिर हमने इस बात को महत्व नहीं दिया कि पहले वहाँ पे सिर्फ 25% लड़कियां ही एजुकेटेड थी 10 साल पहले, और अभी 25 से 60% वो बढ़ चुकी है। हमने इस बात को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा पर्सनल ओपिनियन यही है कि यहाँ पे गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, राइट। और वो हमने अपने रिसर्च में डाल दिया, अपने रिपोर्ट में हमने डाल दिया कि लड़कियां कम ही एजुकेटेड एजुकेटेड। तो ये क्या है? ये है हमारा, इसे हम क्या कहेंगे? पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडिस हमारा यही था। जबकि हमें ये देखना चाहिए कि पहले तो सिर्फ 25% लड़कियां एजुकेटेड थी, अभी 60% हो चुकी है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है वहां पे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड कि ऑब्जेक्टिविटी, कि हमें निष्पक्षतावाद, हमारा जो पर्सनल बिलीव है उसे हमें साइड में रखना है रिसर्च करते वक्त। और दूसरा यानी कि व्यक्तिपरकता है, सब्जेक्टिविटी। व्यक्तिपरकता का मतलब भी यही है कि हम क्या सोचते हैं। अपने जो पूर्वाग्रह है और व्यक्तिपरकता सब्जेक्टिविटी है उसको हमें साइड में रखना है, और उसके बाद हमें शोध करना है। तो ही हम एक बेहतर कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, हम सही रिजल्ट तभी हम उसमें दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी या निष्पक्षतावाद होना चाहिए रिसर्च में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जो सामान्य आबादी के बीच हम जलवायु परिवर्तन के लिए कितनी जागरूकता है ये हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज ये एक एरिया है, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं उनको तो पता है कि क्यों हो रहा है जलवायु परिवर्तन, लेकिन जो कॉमन लोग हैं उन्हें पता है या नहीं है, उन पे कितनी अवेयरनेस है, राइट। तो हम यहाँ पे चले गए, दिस इज ये सिटी ए है, किसी भी सिटी में हम चले गए और हमने वहां पे लोगों से पता करने की कोशिश की। लेकिन अब हमारा जो पूर्वाग्रह है, हमारा जो प्रेजुडिस है, हमने ये मान लिया है कि जो वुमेन है, ठीक है, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को कोई भी ज्ञान ही नहीं है, जलवायु परिवर्तन का उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। ये हम हमारा पहले से ही हमने मान लिया, और फिर हम वहां पे जाके रिसर्च कर रहे हैं। हमारा जो ओपिनियन है, जो हम सोचते हैं, वो इस रिसर्च पे भी हमें दिखाई देगा। हम यहाँ पे जो भी करेंगे उसमें हो सकता है कि रिसर्चर क्या ले, फिर रिसर्चर हो सकता है कि जो महिलाएं हैं उनसे जाके पूछे ही ना कि आपको कितना नॉलेज है क्या नहीं है। वो सिर्फ यहाँ से जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसमें सिर्फ जो मेल है, जो पुरुष है, बस उन्हीं से पूछा जा रहा है कि क्या आपको क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से का पता है या नहीं पता है। उन्हीं से क्वेश्चनियर हुए जा रहे हैं और महिलाओं को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया यहाँ पे जो रिसर्चर है उसने। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिविटी का। तो इस तरीके का हमारा जो पर्सनल बिलीफ है उसे हमें पूरी तरीके से साइड में रखना है। तो उसी से क्या होगा कि हमारा जो रिसर्च है उसमें ऑब्जेक्टिविटी आएगी, यानी कि वो निष्पक्ष होगा, जो कि बहुत जरूरी है रिसर्च करने के लिए। तो ये है पहला कैरेक्टरिस्टिक कि निष्पक्षतावाद होना चाहिए रिसर्च में।
अब हमें, अगर हमें निष्पक्षता हमें लेके आनी है, ऑब्जेक्टिविटी लेके आनी है, तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना है, एक तो प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय यानी कि प्रोसीजरल सेफ गार्ड हमें कुछ करना होगा। इट मीन्स सपोज हम रिसर्च कर रहे हैं इंडियन ओशन पे, जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें हमें देखना है कि जो ये कछुए हैं, जो टर्टल्स हैं, उनकी स्पीशीज कहाँ पे कैसी स्पीशीज पाई जा रही है। तो जो हमारा इंडियन ओशन है पूरा, हमने उसको 4 भागों में डिवाइड कर लिया। नॉर्थ का रीजन, साउथ का रीजन, ईस्ट का रीजन और वेस्ट का रीजन। अब हमने वहां से सैंपल कलेक्ट किए, जितने भी हमारे कछुए हैं, जो हमारे टर्टल्स हैं, उन सबके हमने सैंपल कलेक्ट किए और हमने उनका भार नापने की कोशिश करी। वेट हमने लिया और लेंथ हमने उनकी ली, लंबाई हमने नापी और उनका भार हमने नापा। ठीक है, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन डेटा हम इकट्ठा करेंगे। सबका हमने नोटिस कर लिया कि जो ईस्ट में जितने भी हमें ये कछुए मिले हैं उनका कितना वेट है, और जो नॉर्थ में मिले हैं उनका हमने कितना वेट है। लेकिन हमने पहले से ही ये मान लिया कि जो ईस्ट में, या फिर हाँ, जो ईस्ट में जो कछुए मिलते हैं वो ज्यादा बड़े हैं, उनका भार ज्यादा होगा। ठीक है, और हमने उसी बेसिस पे अपना रिसर्च रिपोर्ट दे दी, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी। तो हमें क्या करना है उसके लिए, प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस यानी कि अवलोकन कर रहे हैं, डेटा का एनालिसिस करना है। हम डेटा लेंगे यहाँ पे, हमने ईस्ट का भी लिया, नॉर्थ का भी लिया, साउथ का भी लिया, वेस्ट का भी लिया, हर जगह के हमने टर्टल्स के कुछ सैंपल्स, सपोज हमने 100 टर्टल्स हर जगह से हमने उनका वेट नाप लिया। तो अब हम देखेंगे कि जो ईस्ट में जो टर्टल्स मिल रहे हैं उनका वेट कितना है, 290, 296, 299। नॉर्थ में जो मिल रहे हैं वो 307, 311, 315। इट मीन्स कि जो नॉर्थ में जो टर्टल्स मिल रहे हैं वो ज्यादा बड़े टर्टल्स है, उनका भार ज्यादा है। तो हम अपना खुद का ओपिनियन यहाँ पे रिपोर्ट में नहीं लिखेंगे कि हमें ये लगता है कि जो ईस्ट में ज्यादा उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, ज्यादा खाना मिल रहा है, इसलिए वहां पे ज्यादा बड़े टर्टल्स मिलेंगे। ये हमने सोचा था, हमारा ओपिनियन था। लेकिन अगर हम अपने ओपिनियन के साथ जाएंगे तो वो तो गलत साबित हो गया यहाँ पे। तो हम जो हमारा डेटा है, जो हम पहले एक्सपेरिमेंट हम जो कर रहे हैं, वहां से सैंपल कलेक्ट करके उनका हम भार ले रहे हैं, उनका हम लेंथ ले रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही कंक्लूजन देंगे, उसी बेसिस पे रिपोर्ट बनाएंगे, अपना खुद का पर्सनल बिलीफ साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो प्रोसीजरल सेफ गार्ड यानी कि डेटा जो हमें मिल रहा है उसी को हमने अच्छे से एनालाइज करना है, उसी का हमने अच्छे से विश्लेषण करना है, तभी हम निष्पक्षवाद, हमारा जो ऑब्जेक्टिविटी है वो आ पाएगी हमारे रिपोर्ट में। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है कि मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन। अब हमने चारों डायरेक्शन से हमने टर्टल्स ले लिए, ठीक है, नॉर्थ से भी, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हम उन्हें मेजर कर रहे हैं, हम उनका एक तो भार नाप रहे हैं और दूसरी हम उसकी लंबाई देख रहे हैं। तो हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उस पे जब हम इनकी लंबाई नाप रहे हैं तो हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो हम सेम करेंगे, सेम ही इंस्ट्रूमेंट से हम लंबाई नापेंगे। इट मीन्स कि हम ईस्ट में जाके कुछ और चीज से हम उसकी लंबाई नाप रहे हैं और वेस्ट के जो कछुए हैं हम कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी लंबाई नापने के लिए, ऐसा नहीं करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि इससे हमारा जो डेटा है वो गलत हो सकता है। इसका मतलब कि हमें स्टैंडर्डाइज करना है, हमें डेटा संग्रह के जो सभी जो स्टेप्स हैं उसमें समान प्रक्रियाओं का उपयोग करना है, एक ही प्रोसीजर का हम इस्तेमाल करेंगे, तभी हमारा जो डेटा हमें मिलेगा वो बिल्कुल करेक्ट डेटा होगा, एग्जैक्ट होगा। और तीसरा हमें क्या करना है, अवॉइडिंग बायस, हमें पूर्वाग्रह से बचना है, यानी कि हमारा जो खुद का ओपिनियन है, हमारे जो व्यक्तिगत विश्वास, जो हमारे जो थिंकिंग है, उन सबको हमें दूर रखना है। ठीक है, क्योंकि शोध में सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होने की होती है और पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना। ये स्पेशली जब हम सोशल साइंस से रिलेटेड जितने भी हम रिसर्च कर रहे हैं, सोसाइटी से रिलेटेड इन जनरल, उसमें ये काफी ज्यादा आ जाता है। जैसे सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये जो सब्जेक्ट पर रिसर्च होती है। हिस्ट्री है, जैसे कि हिस्ट्री पे रिसर्च हो रही है। अब हिस्ट्री में अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। ठीक है, कोई किसी एक पक्ष को ज्यादा सही मानते हैं, कोई दूसरे पक्ष को, दूसरे जो हमारे क्रांतिकारी हुए थे उनको वो ज्यादा सही मानते हैं। तो यहाँ पे उनका जो पर्सनल बिलीफ है वो आ जाता है। तो अब यहाँ पे तो ऐसे जो सोशल साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है उनमें विशेषकर अपना जो हमारा व्यक्तिगत जो थिंकिंग है उसको हमें साइड में रखना होता है, उन पूर्वाग्रहों से बचना होता है सही रिसर्च करने के लिए।
कुछ इसके अलावा कुछ और भी पूर्वाग्रह या फिर बायसेस हो सकते हैं, जैसे कि बाहरी प्रभाव या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यानी कि जो रिसर्चर है, ठीक है, जो रिसर्च कर रहा है। अब अभी क्या है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पे फेक न्यूज बहुत होती है, इन मिस इन्फॉर्मेशन, गलत गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दी गई होती है और हम उसको ही सच मान लेते हैं। अब ये जो रिसर्चर है उसको रिसर्च करना है किसी फील्ड से रिलेटेड, जाके कुछ लोगों पे रिसर्च करनी है, किसी कम्युनिटी पे रिसर्च करनी है, लेकिन उसके पास में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है उस कम्युनिटी से रिलेटेड, तो उससे क्या होगा, उस पर बाहरी प्रभाव पड़ रहा है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उस पर ज्यादा हो रहा है। उसका जो विश्व दृष्टिकोण है, वर्ल्ड व्यू, दुनिया को लेके, सपोज जो वेस्टर्न कल्चर है, ओके, अब हमारे पास में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हमने कुछ देखा कि जो वेस्टर्न यूएसए के जो लोग हैं वो कुछ अलग तरीके से, उनका एक जीने का तरीका अलग है, लेकिन वो हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा, हमने हमें रियलिटी में नहीं पता। हमने जो सोशल मीडिया पे देखा हमने उसको ही सच मान लिया, पर रिसर्चर ने उसी को सच मान लिया, और उसी के आधार पे वो अपना जो उनसे रिलेटेड उनका जो लाइफ स्टाइल है उस पे वो रिसर्च पेपर लिख रहा है। ये इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि बाहरी प्रभाव, ये सब भी रिसर्च को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन पर्सनल बिलीफ यानी कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, तो ये वही है कि हमारा जो रिसर्चर का जो अपना खुद का जो विश्वास है, जो उसके बेसिस पे वो अपनी रिपोर्ट दे रहा है, जैसे कि उसका जो बिलीफ है किसी भी कम्युनिटी को लेके, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे गांव को लेके, वो गांव में कभी गया नहीं लेकिन उसने अपना एक ओपिनियन बना दिया, ठीक है, उसको जो भी बातें, सपोज कि रिसर्चर कहाँ से, वो सिटी में रहता है, ठीक है, और उसको गांव में जाके वहाँ के लोगों के जीवन पे कुछ रिसर्च करनी कि वहां पे लाइफ स्टाइल कैसा होता है लोगों का, तो अपना खुद का उसका जो बिलीफ था, जो बचपन से उसने सुना था, उसी बेसिस पे उसने मान लिया कि गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, उनको नॉलेज नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, जबकि वो वहां पे जाके उसने देखा नहीं कि वहां पे भी टैलेंटेड लोग होते हैं, उनको भी नॉलेज होता है। तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, पर्सनल बायस आ जाता है इसमें। देन है एक्सपेक्टेंसी बायस, यानी कि प्रत्याशा पूर्वाग्रह, और या फिर पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह, ऑब्जर्वर बायस भी हम इसे कहते हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि जो रिसर्चर है उसने कुछ एक्सपेक्ट किया था, कुछ उसने कुछ मान लिया कि जो रिसर्च वो करने जा रहा है उसका रिजल्ट यही आना चाहिए, कुछ एबीसी रिजल्ट उसने खुद से मान के रखा है अपने दिमाग में कि यही रिजल्ट आना चाहिए, कुछ और रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च होनी है या सर्वे होना है कि जो गंगा रिजुविनेशन, गंगा को साफ करने का जो प्रोजेक्ट चला है वो कितना इफेक्टिव था, उससे गंगा नदी साफ हुई भी है या नहीं हुई है, इस पे जाके रिसर्च करनी है, सर्वे करना है। लेकिन जो रिसर्चर है उसने मान लिया कि हमारे जो सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा करप्शन है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा ही है, गंगा नदी बिल्कुल भी साफ नहीं हुई है, वो उसके दिमाग में वही है। अब वो चले गया गंगा घाट पे, ठीक है, और वहां पे जाके उसने रिसर्च वहां पे देखा उसने, तो अब होगा क्या कि सपोज गंगा घाट का 90% एरिया तो साफ है, लेकिन सिर्फ 10% की जो एरिया है, 10% की जो एरिया है वही खराब है। तो क्योंकि उसने ऐसा मान ही लिया है कि गंगा घाट कभी साफ हो ही नहीं सकते, तो वो उसका ध्यान सिर्फ इस 10% एरिया जो खराब है थोड़ा सा, उसी पे उसका पूरा का पूरा अटेंशन वही जाएगा। जो साफ सुथरी जगह है, 90% जो पूरा साफ है, क्लीन है, मेंटेन्ड है, उसको वो इग्नोर कर देगा। तो ये होता है कि एक्सपेक्टेंसी, यानी कि प्रत्याशा पूर्वाग्रह, कि उसने उसको उम्मीद ही नहीं थी कि ये साफ भी हो सकता है, उसे उम्मीद थी कि ये खराब ही होगा, गंदा ही होगा, तो इसे हम कहते हैं पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह या फिर प्रत्याशा पूर्वाग्रह, एक्सपेक्टेंसी बायस हम इसे कहते हैं। देन आपका प्लेसिबो पूर्वाग्रह। प्लेसिबो क्या होता है, प्लेसिबो इफेक्ट, ये मेनली जो मेडिकल साइंस है, जब दवाइयाँ बनती हैं वहां पे प्लेसिबो यूज किया जाता है, प्लेसिबो का इम्पैक्ट देखा जाता है। एक्चुअली होता यह है कि जब भी कोई इंसान बीमार होता है, ठीक है, कोई बीमार इंसान है, उसको हमने कोई दवा दी, तो जब उसे दवा दी जाती है उस इंसान को, जनरली ज्यादातर तौर पे ये होता है कि उसको पता है, उसके दिमाग को ही पता है कि उसको दवा दी जा रही है, तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है, ये सोच के कि उसको दवा मिल रही है। हमारा जो दिमाग है ज्यादातर ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो अगर हम उसको ज्यादा इफेक्टिव दवा ना दें, ठीक है, हम उसको कम डोज देते हैं, लेकिन हम उसे ये कहेंगे कि हमने तुम्हें हाई डोज दी है, ज्यादा डोज दी है, तुम जल्दी सही हो जाओगे, तो हमारा दिमाग वैसे ही काम करने लगता है और वो ज्यादा जल्दी सही होता है।
तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसिबो इम्पैक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट यानी कि हमारा जो दिमाग है वो उस तरीके से काम करता है जो हम उसको बताते हैं। तो जब कोई भी दवाइयाँ बनती है, ठीक है, वहां पे एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और दूसरा होता है यहाँ पे प्लेसिबो वाला ग्रुप। तो इसमें होता ही है, करते ये है कि कोई दवा बना दी सपोज, ठीक है, किस चीज की, फीवर की, बुखार की दवा बनाई है किसी रिसर्चर ने, सपोज एक्स दवा बनाई है बुखार की। अब यहाँ पे इतने लोग ले लिए, 100 लोगों को लिया, अब देखना है कि ये जो बुखार की दवा बनाई है वो काम करती है या नहीं करती है। इन 100 में से 50 लोगों को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में यहाँ पे रख दिया, और जो 50 लोग हैं वो है हमारे कंट्रोल ग्रुप, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्लेसिबो। ये वाले जो 50 हैं ये प्लेसिबो हैं। तो ये जो 50 हैं इन्हीं को हम दवा देंगे। ये वाला जो एक्स ड्रग था ये हमने सिर्फ 50 लोगों को दिया, और दूसरे जो 50 हैं इनको हमने क्या किया कि सिर्फ हमें इन्हें शुगर की गोली, यानी कि हमने सपोज इन्हें कुछ भी नहीं दिया, इन्हें हमें सिर्फ बोला कि हमने आपको मेडिसिन एक्स दी है, लेकिन दी नहीं है। वो जो मेडिसिन थी उसमें हमने सिर्फ ग्लूकोज था, ग्लूकोज दे दिया हमने उसमें डाल के, लेकिन हमने उन्हें बोला ये कि हमने आपको मेडिसिन दी हुई है। तो होता ये, देखा ये जाता है कि ये तो सही होते ही हैं जिन्हें हमने सच में दवा दी है, लेकिन जो दूसरे हैं जिन्हें हमें दवा दी नहीं है लेकिन हमने उनको बोला है कि हमने तुम्हें दवा दी है, बहुत बार ये देखा गया कि वो लोग भी सही हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग को ये लगता है कि उन्हें मेडिसिन दी गई है। हमारा ब्रेन इस तरीके से फंक्शन करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, कि बिना दवा के ही वो सिर्फ इस बात को सोच के कि उनको दवा मिल रही है वो सही हो जाते हैं। तो लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन अगर बनती है तो उसको सच में ही इफेक्ट उसका आना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि पेशेंट इसलिए सही हो रहे हैं कि उनको प्लेसिबो इफेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा जब भी कोई भी न्यू मेडिसिन बनती है तो यहाँ पे एक प्लेसिबो ग्रुप भी रखा जाता है। अब ऐसा नहीं होता कि जो प्लेसिबो वाले जो लोग हैं जिनको हमें दवा नहीं दी है 50 के 50 ही सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें से जैसे कि 10 से 15 लोग इसमें से वो सही हो जाएंगे जिन पे कि वो प्लेसिबो काम करता है। तो अगर सिर्फ 10-15 लोग ही सही हो रहे हैं, बाकी नहीं सही हो रहे हैं, ठीक है, सपोज कि 25 लोग सही नहीं हो रहे हैं, और ये जिनको हमने सच में दवा दी थी वो लोग सही हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो दवा है वो काम कर रही है। ओके। लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा लोग, 50 में से सपोज 40 लोग सही हो गए, तो इसका मतलब ये है कि प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से सही हो रहे हैं लोग। ये जो दवा है ये इसका ज्यादा इफेक्ट हो नहीं रहा है, राइट। तो इसे हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी एक प्लेसिबो पूर्वाग्रह इसे माना जाता है। ये तब काम करता है जब लोग बहुत ही विश्वास करना चाहते हैं कि उपचार सफल है, ठीक है। तो प्लेसिबो इफेक्ट को हमें इसको इसे इस पे काफी काम किया जाता है। प्लेसिबो हमेशा दिया जाता है जब भी कोई भी मेडिसिन अप्रूव होती है। तो ये भी एक तरीके का बायस ही है कि हमने मेडिसिन को अप्रूव कर दिया कि कोविड की हमने एक मेडिसिन बनाई कि कोविड की XYZ मेडिसिन है और वो काम करती है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए काम कर रही थी कि जिन लोगों पे उसको एक्सपेरिमेंट किया गया था उन पे प्लेसिबो वर्क कर रहा था। मतलब कि ये मेडिसिन अपने आप में काम नहीं करती, लेकिन इन लोगों को ऐसा लगा कि इनका बहुत ज्यादा विश्वास था, इन लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास था इस बात पे कि ये दवा हमें सही कर देगी, इसलिए वो सही हो गए। वास्तव में ये मेडिसिन काम नहीं करती है, राइट। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रायल करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों का, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को वो मेडिसिन दी जाती है और फिर देखा जाता है कि वाकई में ये मेडिसिन काम करती है, ये प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से नहीं हो रहा है। ये भी इसे हम कहते हैं प्लेसिबो पूर्वाग्रह या फिर प्लेसिबो बायस। तो ये तो था निष्पक्षतावाद यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। तो हमारा जो रिसर्च है वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी बायस नहीं होना चाहिए।